हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिकली फ्रांस के संविधान के बारे में। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बना। बेसिकली पहले हम प्रोसेस के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन इस बार हम पहले विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाए, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। इसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कि वहाँ का इलेक्शन प्रकार किस प्रकार से होता है और क्या पूरी राज व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं फ्रांस की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। बेसिकली फ्रांस जो है वो यूरोप के अंदर स्थित है, आप सबको पता होगा। और ये फ्रांस का मैप है, यहाँ पर जो दिख रही है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और साथ में ये हैं उनके जो पड़ोसी देश है उसको उनके बारे में। यहाँ पर इंग्लिश चैनल लगता है और यहाँ पर बे ऑफ बाइस्की है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी से बाउंड्री लगती है। यहाँ पर आपको स्पेन देखने को मिलेगा, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम। ये सारी जो कंट्रीज है ये बेसिकली फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। 8 कंट्री के साथ में जो फ्रांस है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और यूके के साथ में वो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, जिसके अंदर बेल्जियम, मोनाको, स्पेन, एंडोरा, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली जैसी देश शामिल है, जिनके साथ में बेसिकली लैंड बाउंड्री शेयर की जाती है। और अगर आपको मैरीटाइम बाउंड्री पूछे तो मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पर यूके के साथ में शेयर की जा रही है। नाउ थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं फ्रांस की, जो बेसिक हिस्ट्री है उसके बारे में, क्योंकि ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, बेसिकली पॉलिटी की क्लास है, तो ज़्यादा हम हिस्ट्री में जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी हो जाती है, उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस, जिसे फ्रांसीसी गणराज्य या फ्रांस गणराज्य भी कहा जाता है, ये दुनिया का चौथा सबसे आबादी वाला देश है। यह अपने यूरोप के अंदर में, ये रूस और यूक्रेन के बाद में यूरोप के अंदर तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। और अगर बात की जाए डेवलपिंग, तो फ्रांस बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है। और एक समय में आप देखेंगे कि यूरोप से जितने भी कॉलोनाइजर निकले हैं, जिसमें से यूके है, फ्रांस है, तो फ्रांस ने भी एक समय में अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जो देश हैं उन पर कब्जा कर रखा था। इनफैक्ट भारत के अंदर भी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी 1764 से 1954 तक। भारत के अंदर भी फ्रांस की कॉलोनी रही है। नाउ फ्रांस की जो आज की स्थिति है, इसके अंदर अगर हम जाएं तो सबसे पहले एक डेट हमारे सामने आती है 1789 की। ये जो 1789 है, यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर देखने लायक एक इवेंट हुआ था, जिसको फ्रांस की क्रांति कहा जाता है, फ्रांस रिवॉल्यूशन। ये फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था। इससे पहले यहाँ पर जो हेनरी चतुर्थ और लुई जैसे शासन है वो रह चुके थे, शासक रह चुके थे, जो बहुत ही निरंकुश शासन हुआ करते थे। नाउ 1789 के अंदर यहाँ पर एक क्रांति होती है, और 1792 के अंदर यहाँ पर पहला लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। इसको उदारवादी लोकतंत्र कहा गया था बेसिकली। फ्रांस के लोकतंत्र को अगर आपको कोई पूछ ले कैसा लोकतंत्र कहा जाता है, तो उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखो बाद में क्या होता है, 1799 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक जनरल हुआ करता था, वो क्या देखता है कि फ्रांस के अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसलिए यह क्या करता है, फ्रांस की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेता है और खुद फ्रांस का बन जाता है, आप कह सकते हैं कि सम्राट बन जाता है। 1815 का समय आता है। इसमें क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट जो दो मेन बैटल लड़ी जाती है, एक तो रूस के सामने और एक बैटल ऑफ वाटरलू होती है, जो उसके सामने क्या होता है, ये बुरी तरीके से हार जाता है, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को ओवरथ्रू किया जाता है, और जो पहले जो लुइस के वंशज थे वो वापस से सत्ता के अंदर आ जाते हैं। फिर समय आता है 1848 का, जब एक बार फिर से क्रांति होती है और यहाँ पर एक बार फिर से राजशाही को उखाड़ा जाता है। और यहाँ पर जो ये फर्स्ट नेपोलियन की बात करते हैं हम बोनापार्ट की, इसका एक भतीजा होता है, आप कह सकते हैं नेपोलियन थर्ड, वो आकर के एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जो कि 1858 के अंदर होती है। अब देखो बाद की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 1946 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो फ्रांसीसी मतदाताओं ने चौथे गणराज्य के जो संविधान था उसको स्वीकार कर लिया था। देखिए फ्रांस के अंदर टोटल तक अब तक 5 गणराज्य हो चुके हैं। ये जो वर्तमान में जो गणराज्य है, इसको 5वां गणराज्य कहा जाता है। यानी इससे पहले जो लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें आई थी वो 4 बार और आ चुकी थी, और ये 5वीं बार थी। यानी ऐसा चलता है कि पहले राजशाही, फिर लोकतंत्र, फिर राजशाही, फिर लोकतंत्र, फिर क्रांति हुई, फिर ऐसे करके आज का स्वरूप हमारे सामने आया। अगर आज के इस लोकतंत्र की बात की जाए तो ये 1962 के अंदर सामने आता है, और 5वें गणराज्य के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डी गॉल थे। इन्होंने ही आज के जो संविधान है फ्रांस का उसकी नींव रखी थी। नाउ
डेट वाइज हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। देखो 1789 के अंदर होती है क्रांति, ये जो फ्रांस की क्रांति है 1789 के अंदर होती है। इसके बाद में 1792 के अंदर पहला गणतंत्र यानी फर्स्ट रिपब्लिक की स्थापना होती है फ्रांस के अंदर। अब देखिए बाद में क्या होता है, 1799 के अंदर जो नेपोलियन था वो वापस फ्रांस आता है और नेपोलियन क्या करता है, फ्रांस का सम्राट बन जाता है। फिर समय आता है 1815 का। 1815 में जो नेपोलियन है वो बेसिकली हार जाता है, नेपोलियन विल लूज। सो इसके बाद में क्या होता है, जो लुइस के वंशज थे वो आकर के क्या करते हैं, यहाँ की सत्ता संभालते हैं। फिर एक और समय आता है 1848 का, जब एक बार फिर से क्रांति होती है और यहाँ पर फिर से जो राजशाही थी उसको उखाड़ फेंका जाता है। इसके बाद में 1858 और 1858 के बाद में जो नेपोलियन थर्ड था 1858 के अंदर, जो नेपोलियन थर्ड था वो आकर के फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ये बेसिक हिस्ट्री थी और ज़्यादा डीप हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे फ्रांस की, क्योंकि बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और पॉलिटी के लिहाज से पढ़ना है, तो हमें इतनी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। तो बाद में 1946 के अंदर क्या होता है, एक बार फिर से जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1946 के अंदर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में सब देशों की जो हालत है वो नाजुक हो चुकी थी और स्पेशल जो यूरोप था, यूरोप के अंदर बहुत मामला टफ हो गया था। तो यहाँ पर फिर से शासन वगैरह चलाया जाता है, लेकिन 1962 का समय आता है। 1962 के अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं पांचवें गणराज्य के रूप में, डी गोल, वो यहाँ पर नया संविधान बनाते। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पांचवा जो गणराज्य था, फिफ्थ रिपब्लिक था, उसी के संविधान को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहले से ही मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा तो जो फ्रांस का पहले का संविधान था उसमें भी थी और इसमें भी होनी स्वाभाविक सी बात ही है। अब देखिए जो फ्रांस का पांचवा गणराज्य था उसकी स्थापना, संविधान की स्थापना 4 अक्टूबर 1958 को क्या होता है, एक नए संविधान को मंजूरी दी जाती है और 1962 के अंदर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव शुरू किए जाते हैं। देखिए ये 4 अक्टूबर 1958 का जो समय है ना, यहाँ पर एक नए संविधान को क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। और इसके बाद में जो पहले राष्ट्रपति चुनाव होते हैं वो 1962 के अंदर होते हैं और यहाँ पर जनरल डी गोल जो होते हैं वो पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं और प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिशेल डेब्रे चुने जाते हैं। और इन्होंने बताया कि जो पहले का गणराज्य था, जो पहले 1946 के बाद का जो समय था और 1962 तक का जो समय था, इसके अंदर जो टोटल संविधान के अंदर 17 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। अब फ्रांस का संविधान संसदीय, लेकिन ये राष्ट्रपति और मंत्रियों को व्यापक शक्तियों के साथ में कार्यकारी शाखा भी देता था। अब देखो फ्रांस के संविधान, अब देखो मेन बात यहां पर समझने योग्य है कि फ्रांस के अंदर एक प्रेसिडेंट भी है। आप ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट जो है ये महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं जैसे विदेश अफेयर हो गए, जैसे फॉरेन अफेयर वगैरह हो गए, वो देखता है। इसके नीचे एक प्राइम मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर के पास में अपनी एक संसद भी है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। अब पार्लियामेंट से जुड़े जितने भी मामले होंगे, लोगों से जुड़े जितने भी मामले होंगे, उसको कौन देखेगा, प्राइम मिनिस्टर देखेगा। पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर देखेगा। भारत की तरह यहाँ पर भी पार्लियामेंट के 2 ही सदन है, जैसे एक अपर हाउस हो गया और एक लोअर हाउस हो गया, यानी ऊपरी सदन और निचला सदन। इस तरीके से 2 सदन यहाँ पर भी है। और जो लोगों से जुड़े हुए मामले होंगे वो सारे के सारे किसके द्वारा देखे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा देखे जाएंगे। और बाकी जो विदेश अफेयर वगैरह होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा देखे जाएंगे। और जो मुखिया होता है राष्ट्र का वो प्रेसिडेंट होता है। देखो भारत में और फ्रांस में डिफरेंस ये है कि भारत में सारा काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही देखा जाता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो एक औपचारिक मात्र होता है, यानी नाम मात्र की शक्तियां होती है उसके पास में। हालांकि भारत के प्रेसिडेंट के पास में भी इतनी शक्ति है कि वो संसद को बुला भी सकता है और भंग भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उन शक्तियों के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जो हम कभी भारत के प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। सो यहाँ पर मामला यह है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं और दोनों को ही शक्तियां मिली हुई है। अब हम फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषताओं में बात की जाए तो लगभग जिन देशों का निर्मित संविधान है उनमें सबसे पहली विशेषता हमें यही देखने को मिलती है कि ये एक लिखित संविधान है और इसमें टोटल कितनी है, 95 धाराएं हैं।
जो 95 यहाँ पर इसमें धाराएं हैं और 90 से लेकर के धारा 95 तक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में भी है। संक्रमणकालीन प्रावधान से जुड़ी इन धाराओं में अब तक अप्रासंगिक होने के कारण 2002 में इन धाराओं को संविधान से हटा दिया। यानी बेसिकली 90 से लगा करके 95 तक जो धाराएं थी, अब इनको फ्रांस के लोगों को लगा कि यार अब ये हमारे रिलेटेबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, 2002 के अंदर एक संविधान संशोधन किया और जिसके अंदर इनको हटा दिया गया। और अब अगर वर्तमान में बात की जाए तो फ्रांस के जो संविधान है उसके अंदर 89 यानी 89 धाराएं हैं और 16 अध्याय हैं। ये सन 1946 के संविधान से संक्षिप्त है, यानी जो 46 का संविधान था वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, किंतु अमेरिका के संविधान से कहीं अधिक बड़ा है। अमेरिका के संविधान की बात की जाए तो उससे ये बड़ा ही है। इनफैक्ट अमेरिका के संविधान को आप आसानी से बैठे बैठे लगभग घंटे भर में खत्म भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो इतना बड़ा कोई संविधान है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ये संविधान है ये काफी बड़ा भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 16 अध्याय हैं और अभी वर्तमान में 89 धाराएं। आपको याद रखने योग्य बात यह है कि जब इस संविधान का निर्माण हुआ तब इसमें 95 धाराएं थी, लेकिन फिर इनको लगा कि 90 से लेकर के 95 तक जो धाराएं हैं ये हमारे काम की नहीं है, अभी वर्तमान की स्थिति में कोई भी रिलेटेबल नहीं है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा जो विशेषता है वो ये है कि ये कठोर संविधान है। इसके अंदर अपना जो संशोधन करना होता है वो काफी मुश्किल माना जाता है। इसमें एक संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है। संविधान का अनुच्छेद 89 जो लास्ट वाला अनुच्छेद है 89, इनके अनुसार संसद में संविधान को 2 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। प्रथम यह है कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के सदस्यों द्वारा अथवा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ना होगा क्या कि भाई एक प्रेसिडेंट है और इस प्रेसिडेंट को जो संसद है यानी पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने जाकर के कहा कि इस पॉइंट पे हमें सुधार करना है, तो आप इस पर एक समिति बनाइए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जाता है। यदि सदन के दोनों सदन उसे एक ही रूप में साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उसे जनमत संग्रह के लिए मतदाताओं के पास भेज दिया जाता है। यदि जनमत संग्रह द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन हो जाता है तो ये संविधान अंग बन जाता। बेसिकली होता क्या ना, देखो भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो भारत में क्या होता है कि भाई लगा कि कोई संविधान के अंदर संशोधन करना है, तो एक प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव ये फाइनल कहाँ जाएगा, संसद के अंदर जाएगा, यानी पार्लियामेंट के अंदर गया। और पार्लियामेंट के 2 जो सदन होते हैं, लोअर और अपर, अब अपर और लोअर दोनों के अंदर मेजोरिटी के साथ में पास हो गया, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट ने फाइनल उस पर अप्रूव कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। तो फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं है कि वहां पर दोनों संसद जो सदन है उनसे साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं, यानी साधारण बहुमत से ही पारित होता है, मेजोरिटी के साथ में पारित नहीं होता है, तो उसे वापस जनमत संग्रह के लिए मतदाताओं के पास में भेजा जा सकता है। दूसरा वैकल्पिक तरीका यह है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संशोधन को प्रस्तावित कर सकता है, जिसमें सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में 3/5 बहुमत से पारित किया जाए। दूसरा जो तरीका वो ये है कि प्रेसिडेंट बेसिकली एक प्रस्ताव लाए और एक संयुक्त अधिवेशन लाए, यानी जो दोनों हाउस है अपर और लोअर दोनों को बुलाया जाए और दोनों की मौजूदगी के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाए और उस प्रस्ताव के अंदर जो सदस्यों का बहुमत है वो 3/5 का होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उस प्रावधान को संविधान के अंदर मान्यता मिल जाती है, उसको संविधान का वो अंग मान लिया जाता है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान ही निश्चय एक कठोर संविधान है। जिस तरीके से भारत की जो संविधान की मूल आत्मा है जिसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार फ्रांस के अंदर भी कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता। वैसे ये डिस्कस करने योग्य है, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो मुख्य विशेषता वो ये है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बेसिकली इसके अनुच्छेद 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन, इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति द्वारा जनता द्वारा ही निर्वाचित होगा, यानी राष्ट्र का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है जो राष्ट्रपति है उसको जनता के द्वारा ही वोट दिया जाएगा। जिस तरीके से भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, दोनों ही इसी प्रकार से फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इस पॉइंट में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप जानते हो कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस प्रकार से फंक्शनल होता है। नाउ चौथा पॉइंट है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी एक सेक्युलर स्टेट है। जिस तरीके से भारत सेक्युलर स्टेट है उसी तरीके से फ्रांस भी एक सेक्युलर
स्टेट है। देखो फ्रांस की राजनीति में पहले जो होता था वह धर्म की विशेष भूमिका रहती थी, यानी यहाँ पर बेसिकली धर्म को मुख्य माना जाता था, जो धर्म कहता था वैसा करना पड़ता था। इनफैक्ट हम अगर बात करें पूरे यूरोप की, तो यूरोप के अंदर जो धर्म है उसका एक विशेष स्थान रहा है, जैसे कैथोलिक चर्च वगैरह हुआ करते थे, उनके हिसाब से कानून वगैरह चलाया जाता था, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था धर्म का। तो लेकिन 1789 की जो क्रांति होती है उसके पश्चात धर्म और राजनीति दोनों को पृथक कर दिया, यानी ये लोग समझ गए थे कि अब धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ में नहीं चलाया जा सकता, और अगर चलाया जा सकता है तो बाद में हमें बहुत ही ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए इन्होंने क्या किया, क्रांति के अंदर ही इनको अलग कर लिया था। और पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 2 में फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित किया है। जो फ्रांस का संविधान है उसका आर्टिकल 2 में ये कहता है कि फ्रांस एक सेक्युलर स्टेट है और किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया जा सकता, परंतु राज्य धर्म विरोधी नहीं है, ये सभी धर्मों का आदर करता है। यानी फ्रांस किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्य है फ्रांस है वो धर्म विरोधी, नहीं, ये सभी धर्मों का आदर करता है। जैसा कि भारत में हम इनफैक्ट हम देखते हैं कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन हम सारे के सारे धर्मों को बराबर मानते हैं, सब धर्मों की रेस्पेक्ट करते हैं। पांचवा पॉइंट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। ना यहाँ पर जो संप्रभुता का मतलब होता है वो सर्वोच्च सत्ता, यानी देश के अंदर जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा उसको हम संप्रभु व्यक्ति कहेंगे, या फिर इंग्लिश में इसका वर्ड होता है सॉवरेनिटी। तो ये जो फ्रांस का संविधान है लोकप्रिय संप्रभुता पर सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है, यानी बेसिकली जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको हम संप्रभु व्यक्ति कहते हैं। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक्स हैं, जो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर जो सर्वोच्च शक्ति है वो संविधान के अंदर मानी जाती है, इसलिए संविधान को हम क्या मानते हैं, संप्रभुता के आधारित पर संप्रभु संविधान हम मानते हैं। तो संविधान के अंदर स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना को स्थान प्रदान किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से भारत में भी है ना लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जो बंधुत्व की भावना है, इसको भारत के संविधान में भी आप देखते होंगे प्रेमबल के अंदर स्थान दिया गया है। भारत एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स है। ठीक इसी तरीके से फ्रांस के संविधान में भी लिखा गया है और यहाँ पर बात की गई है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को भी स्थान दिया गया है। सरकार जनता की होगी, जनता के द्वारा चलाई जाएगी और जनता के हित में ही कार्य करेगी। संविधान के अनुच्छेद 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि संप्रभुता जनता में ही निहित होती है, जनता अपनी शक्ति का प्रयोग करके प्रतिनिधियों द्वारा अथवा जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यानी बेसिकली जनरली जो भी लोकतांत्रिक राज्य हैं उनमें यह माना जाता है कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के हाथ में। बेसिकली देखो एक सीधी सी बात यह है कि जो प्रतिनिधि हम पर रूल कर रहे हैं, लाइक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बेसिकली उनको कहीं ना कहीं हम नहीं सुन करके भेजा, चाहे डायरेक्ट भेजो या इनडायरेक्ट भेजो। लाइक प्राइम मिनिस्टर के जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं। देखो जनता एक MP सुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं, और ये सांसद जाकर के किसका चुनाव करता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करता है। ठीक है, इनफैक्ट वो बात अलग है कि आजकल प्राइम मिनिस्टर ही MP सुनने लगे, सो डज इट नॉट मैटर, बट जनरली ये होता है कि यहाँ पर जनता है और यहाँ पर MP है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। अब एक तरीके से देखें तो इस प्रधानमंत्री का चुनाव किसने किया, MP ने किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका चुनाव किसने किया, जनता ने किया। तो जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति रहती है। तो इस संविधान के अनुच्छेद 3 में यह लिखा गया है कि जो संप्रभुता है वो जनता के अंदर निहित होगी। यहाँ पर हम छठे फीचर की बात करें तो शक्तिशाली कार्यपालिका है। देखो कार्यपालिका का शक्तिशाली होना भी जरूरी है। जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का होता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर आपकी शक्तिशाली होगी तो आराम से आप देश को आराम से स्मूथली चला सकते हो। और इस कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। फ्रांस के अंदर जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है निर्वाचक मंडल। देखो जब फ्रांस के राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको रहने देते क्योंकि
अभी के लिए आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब फ्रांस का राष्ट्रपति वैसे बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, लेकिन वो अलग सेपरेट टॉपिक है, उसकी कार्यपालिका वगैरह अलग है। तो जब कार्यपालिका और फ्रांस के राष्ट्रपति को हम डिस्कस करेंगे तब उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह ही है। इसे क्या करते हैं, उसे आपातकालीन शक्तियों को धारण करने का भी अधिकार है। यदि उसको ये जानकारी मिलेगी गणतंत्र की संस्थाओं की स्वतंत्रता अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, तो इस संबंध में उसे प्रधानमंत्री एवं संसद अध्यक्ष से औपचारिक सलाह भी लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां उसी के द्वारा की जाती है। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस के अंदर जो विदेश अफेयर होते हैं, जो फॉरेन अफेयर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही संभाले जाते हैं। और बेसिकली जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। अब कहीं पर उसको लगता है कि देश की स्वतंत्रता और अखंडता को कोई खतरा है, तो वो आपातकाल जैसे इमरजेंसी भारत में होती है ना, प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जा सकती है, इसी तरीके से एक सुझाव ले सकता है और कहीं पर इमरजेंसी लगा भी सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के साथ पास में आपको यहाँ पर बहुत सारी शक्तियां देखने को मिलेगी इन कंपेरेटिव टू इंडियन प्रेसिडेंट। नाउ संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों का अद्भुत संवैन। देखो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि एक तो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है वो ये होती है कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर है और उसकी एक कैबिनेट है, ठीक है, और इसके नीचे आ गई कैबिनेट, जो हम बेसिकली कैबिनेट कह सकते हैं। जैसे इसमें अलग अलग मंत्रालय हो गए, जैसे गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसको हम अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार के अंदर, जिस सरकार के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो सर्वोच्च होता है, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर के पास में ज्यादा शक्ति होती है वो तो होगी संस्थात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षतात्मक जो शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो ये होता है कि अब इसके ऊपर एक प्रेसिडेंट भी है जो बहुत सारी शक्तियों के साथ में रहता है। अब देखो जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है कि सारी की सारी शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, प्रेसिडेंट खाली नाम मात्र का होता है, जैसे इंडिया के अंदर है। लेकिन फ्रांस के अंदर अगर आपको मैं सीन डिस्कस कराऊं तो फ्रांस के अंदर यहां पर तो है राष्ट्रपति, ठीक है, यहां पर है प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति यहां से सेपरेट हो गया, ये प्रधानमंत्री जो था वो यहां से सेपरेट हो गया, और यहां पर बीच में है कैबिनेट। ये जो कैबिनेट होती है ये कैबिनेट प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है अलग तरीके से, जिस तरीके से निर्वाचक मंडल के रूप में होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, ऐसा कुछ शब्द होता है शायद मेरे हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन और प्रधानमंत्री जो, अब देखो यहाँ पर मेन बात यह है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट, अब कैबिनेट के अंदर पार्लियामेंट, बेसिकली कैबिनेट पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट दोनों ही पार्लियामेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति सीधा जनता के द्वारा एक इलेक्ट्रोल प्रोसेस के माध्यम से चुना जाएगा, और जैसा अमेरिका के अंदर होता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव सीधा इसी तरीके से होगा जैसे भारत की तरह होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को भी शक्ति है और प्रधानमंत्री को भी शक्ति है। 8वां पॉइंट यह है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। जिस तरीके से शक्ति का पृथक्करण किया जाता है कि भाई ये काम कार्यपालिका का है, ये काम विधानमंडल का, ये अलग अलग तरीके से जिस तरीके से शक्ति बांटी जाती है उसी तरीके से बांटा जाता है। वैसे ये PDF अवेलेबल है, डू पॉलिटी करके अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां से ये जो लेक्चर की PDF है आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप वहां पर पढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पर मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देखो जहां तक मैं मानता हूं कि एक देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सही तरीके से तभी समझा जाएगा जब उस देश के अंदर जो नागरिक हैं उनके पास में अपने फंडामेंटल्स राइट्स हो। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है, यानी यहाँ पर एक संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है। यह परिषद जनमत गणना तथा निर्वाचन का परीक्षण करेगी। संवैधानिक परिषद है जो मतलब निर्वाचन देश में सही तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान वगैरह जो सारी चीजें हैं
उनको ही यहाँ पर देखा जाता है। संकट काल के अंदर क्या होता है, घोषणा, संकट काल की जो घोषणा होती है, लाइक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पर संवैधानिक परिषद से राय लेनी होती है। वो संवैधानिक परिषद से राय लेता है और इसके बाद में उस पर निर्णय लेता है। लाइक कोई स्टेट वॉर में किसी के साथ में जाना हो, इमरजेंसी डिक्लेयर वगैरह करनी हो, या फिर कुछ फेमिने वगैरह फैल गया हो, ऐसी स्थिति के अंदर। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका भी है, जिसको प्रथम सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है और दूसरे को सीनेट कहा जाता है। राष्ट्रीय सभा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि सीनेट में नवानामित फ्रेंच फेडरेशन जैसे समुद्र पार के प्रदेश सम्मिलित हैं के सभी भागों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यानी दो पार्ट्स हैं, एक तो अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। जो राष्ट्रीय सभा है, इसमें जो फ्रांस के नागरिक हैं, जिस तरीके से हम भारत में एमपीज को सुनते हैं, इसी तरीके से जो नागरिक सुन करके यहाँ पर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें। इसके अलावा जो एक सीनेट है, फ्रांस की जो अपर हाउस है, उसको सीनेट कहा जाता है। इस सीनेट के अंदर जो फ्रेंच फेडरेशन है, फ्रांस और फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरीज है, दुनिया भर में अलग अलग जो टेरिटरीज फैली हुई है, वहां से भी जो मेंबर होते हैं वो आकर के यहाँ पर भाग लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट हमारा जो संविधान की विशेषता वो ये है कि ये यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार भी मिला हुआ है। स्त्री या पुरुष दोनों को ही समान रूप से वैश्विक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि स्त्री या पुरुष के आधार पर आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर वैश्विक हैं तो आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। आई होप कि फ्रांस के संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसके अंदर हम बेसिकली फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। सो आप इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर पॉलिटी से जुड़ा जो सिलेबस है वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा करवाऊं। वैसे जो वर्तमान में जो सिलेबस है ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि जोधपुर के अंदर है। और मैं खुद भी एक कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर टीच कर रहा हूँ बच्चों को पॉलिटी ही, और इसलिए मेरा भी काफ़ी कुछ अधूरा था, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे भी अपन बैठे हैं तो वैसे भी करवा ही देते हैं। तो अगर आप जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप जुड़ जाइए, पॉलिटी की यहाँ पर आपकी सारी क्लासें ले ली जाएगी। सो आई होप कि अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि पॉलिटी जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती है। सो आप यहाँ पर जुड़ जाइए, निश्चित रूप से यहाँ पर पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर आपको कवर करवाए जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।